हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिराज सर और आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट एंड लॉ के बारे में। अब तक जो बोर्ड में आया है और जो बोर्ड में आने वाला है, सारे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे अच्छे से और हर एक लॉ को डिटेल में सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखो और ये वीडियो देखने के बाद आपको बोर्ड में 10 मार्क्स आपका फिक्स हो जाए, क्योंकि आपको 10 मार्क्स तक का आपका लॉ स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं। स्टेट द स्टेटमेंट आपको आता है, लॉ लिखने के लिए आता है 2-3। तो उस तरीके से आपको 10 मार्क्स आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला सबसे है आपका है पास्कल्स लॉ। ये आपका चैप्टर 2 का पार्ट है, पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ होता है क्या, देखो यहाँ पे अगर इसका स्टेटमेंट देखोगे तो क्या लिखा है, द आप बोल सकते हैं यहाँ पे द प्रेशर अप्लाई एट, देखो यहाँ पे पास्कल्स लॉ स्टेट दैट द प्रेशर अप्लाई एट एनी पॉइंट ऑफ एन enclosed fluid at a rest is transmitted equally and undiminished to every point of fluid and also on the wall of container। ठीक है, and provided effect of gravity is neglected। ये आपका स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट लिया है। अगर यहाँ पे देखो, ये दोनों, यहाँ पे एक सिलेंडर है और यहाँ पे एक सिलेंडर है। ये दोनों सिलेंडर कैसे इंटरकनेक्टेड है? अगर मैं यहाँ पे F1 फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे F1 फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे F1 फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रेशर P जनरेट होगा। और यही प्रेशर P, देखो ये कैसा आइडल फ्लूइड है, कैसा आपका आइडल फ्लूइड। तो जितना प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगा उतना प्रेशर इस फ्लूइड के हर एक पार्ट करेगा। यहाँ पे P, यहाँ पे P, यहाँ पे P, इवन इस पिस्टन पे भी कितना प्रेशर लगेगा आपका P। यहाँ पे F2 कितना होगा, तो F2 का वैल्यू आपका होगा F2 इज इक्वल टू आपका होगा P इंटू क्या होगा आपका A2। मतलब पूरा का पूरा जो फोर्स F2 है किस पे डिपेंड करेगा, A2 पे। यहाँ पे फोर्स F2 क्या होगा, वेट ऑफ कार, उसको लिफ्ट करे ना। तो लिफ्ट करने के लिए जो फोर्स लगता है उसमें क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं। किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे। तो एरिया जितना ज्यादा होगा ये फोर्स उतना ज्यादा होगा। और ओवरऑल ये जो F1 होता है वो F2 से क्या होता है, कम होता है। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इस पॉइंट पे जितना प्रेशर डेवलप होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे सेंड होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा। कैसे, यहाँ बोल सकते हैं एवरी पॉइंट ऑफ फ्लूइड एंड ऑल्सो वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ के साथ साथ आपको यहाँ पे इसके दो एप्लीकेशन याद रखने होते हैं। कभी कभी आपको पूछ देता है राइट टू एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो पहला आपको यहाँ पे याद रखना है स्टेटमेंट और ये एप्लीकेशन। तो पहला आपका होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड सेकेंड आपको याद रखना है यहाँ पे, तो सेकेंड आपका यहाँ पे होगा आपका हाइड्रोलिक ब्रेक, जो अपने बुक में दिया है, हाइड्रोलिक ब्रेक। तो ये दो एप्लीकेशन क्या करना है आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए या फिर आपको डायरेक्ट 1 मार्क से पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोक्स लॉ। अब ये स्टोक्स लॉ क्या होता है, इसका स्टेटमेंट है, पहले यहाँ पे समझते देखो। हमने यहाँ पे लिया था एग्जाम्पल, हमारे पास क्या था, एक स्फीयर होता है। तो यहाँ पे हम स्फेरिकल स्फीयर लेते हैं, ये स्फीयर आपका है जिसका रेडियस कितना यहाँ पे आर है, कितना आपका आर। ठीक है, ऊपर कौन सा लगता है, तो ऊपर इस तरीके से क्या लगता है, विस्कस फोर्स लगता है यहाँ पे ऐसे। ये सब क्या होता है, विस्कस फोर्स लगता है कहाँ पे, इस पर्टिकुलर स्फीयर पे। और इसका वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, नीचे की तरफ मूव करता है। ये वेलोसिटी कितना होगा यहाँ पे, v होगा, कितना होगा आपका यहाँ पे v होगा। अब यहाँ पे क्या करोगे आप देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा, विस्कस फोर्स, यहाँ पे जो आपका विस्कस फोर्स होगा, ये विस्कस फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, मतलब ईटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जो विस्कस फोर्स होगा ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, जितना बड़ा उसका साइज होगा, मतलब जितना ज्यादा उसका रेडियस होगा उतना क्या लगेगा आपका विस्कस फोर्स लगेगा। और पार्टिकल का जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा, स्पीड होगा, जितना फास्ट मूव करेगा उतना ज्यादा यहाँ पे क्या लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा। अगर तीनों इक्वेशन को साथ में लिखो तो ऐसे बोल सकता हूँ क्या, विस्कस फोर्स ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, coefficient of viscosity, radius of sphere and velocity of sphere। ठीक है, एटा आर वी। तो इसको हटाएंगे तो क्या आएगा आपका, कांस्टेंट है, तो हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, 6 पाई, और ये क्या होगा, 6 पाई एटा आर वी। तो ये क्या होगा आपका यहाँ पे स्टोक्स लॉ। यहाँ पे क्या बोलोगे, आप बोलोगे विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर falling through a viscous medium is directly proportional to radius of the sphere, velocity through which the fluid, and the coefficient through the
फ्लूइड एंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसमें यहाँ पे क्या बोलते हैं, एटा बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखो, जब भी स्टेटमेंट आएगा तो आपको ना भाई ये लिखना है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि भाई स्टेटमेंट लिखकर पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको स्टेटमेंट के साथ ये इक्वेशन लिखना जरूरी है। ठीक है, मैं क्लियर बोल दे रहा हूँ। बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट तो लिख देते हैं बट इसको लिखते ही नहीं है। तो भाई स्टेटमेंट लिखने के का आपको मार्क्स मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ में इसका लिखने का ही मार्क्स होता है। तो जो भी आप ऊपर लिखे उसको इस तरीके से लिख दिया करो। ठीक है, और जब ये लिखोगे तो एटलीस्ट बता दो कि यहाँ पे ईटा क्या है, तो ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर है। ठीक है, 6 पाई क्या आपका कांस्टेंट है, एफ क्या है, विस्कस फोर्स है। ऐसे आप सब मेंशन कर दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है, बर्नौलीज इक्वेशन देखो यहाँ पे। तो बर्नौली प्रिंसिपल सिंपल सा अगर मैं बताऊं, देखो अगर हम बात करते हैं आइडल फ्लूइड की, तो आइडल फ्लूइड में क्या होता है आपका, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, देखो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, आप बोल सकते हो द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, इनको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो इस तरीके से, तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा आपका, कांस्टेंट क्या होगा आपका, कांस्टेंट। ये क्या होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ तरीके से। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या आप इसमें बहुत जगह ऐसे भी देते हैं कि जो आपका टोटल एनर्जी होता है आपका, ठीक है, वो क्या होता है, चेंज इन सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको स्टेटमेंट क्या दिया, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट इस तरीके से काफी बड़ा दे दिया है। तो यहाँ पे पहले रखना है कि बर्नौलीज प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आपको 1 मार्क्स के लिए आता है। एंड दिस लॉ से दैट, ठीक है, इन द स्टेडी फ्लो, इसलिए मैं बोला यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्पीड ऑफ फ्लूइड इन नैरो रीजन इंक्रीज बट internal pressure of a fluid, the same narrow region decrease. The work done per unit volume, बताया था वर्क डन per वॉल्यूम क्या होगा, सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, दैट अकर ड्यूरिंग द फ्लो। यही चीज आपका रखना है यहाँ पे। आपको अगर यहाँ पे वॉल्यूम को यहाँ पे डिवाइड कर दो, ये भी क्या होगा पॉइंट वॉल्यूम, ये भी क्या होगा पॉइंट वॉल्यूम। अगर आपको नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो बर्नौली प्रिंसिपल से दैट क्या आपने बताया था। ठीक है, तो बता सकते हो इन स्टडी फ्लो ऑफ स्पीड ऑफ फ्लूइड इन नैरो रीजन, यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हो फ्लो ऑफ, ठीक है, आपका आइडल फ्लूइड फॉर आइडल फ्लूइड। ठीक है, प्रेशर एनर्जी, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा आपका कांस्टेंट। इसको सॉल्व करने पे आपका यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलता है, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन मिलता है P प्लस क्या होता है 1/2 रो रो वी स्क्वायर प्लस क्या होता है रो जी एच इज इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट, जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन। और यहाँ पे कुछ आपको याद रखना है, याद रखना ये कि बर्नौलीज इक्वेशन किस कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका एनर्जी, क्या होगा आपका एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। तो किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन में आपको 2 स्टेटमेंट देना होता है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका होता है, जैसे यहाँ पे देख लो, पहले हमें देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक होता है ऑर्डिनरी बॉडी। क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे एक होता है हमारे पास ऑर्डिनरी बॉडी होता है। यहाँ पे देखिए ये ऑर्डिनरी बॉडी है और ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। तो इसका जो रेडियंट पावर होता है उसको हम आरबी से बोलते हैं, इसका जो रेडियंट पावर होता है उसको हम बोलते हैं आर से। तो आर क्या होगा, एमएससी पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, और आरबी क्या होगा, एमएससी पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। इतना क्लियर है आपको। ठीक है, क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में एक्स टाइप करिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट क्या कहता है, तो यहाँ पे देखो अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ एमिशन पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपका आता है सेकेंड स्टेटमेंट में आपको आता है ए इज इक्वल टू क्या होता है, ई होता है। एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जाता है ए इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं तरीके से आर बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आर बी इज इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन क्या होता है अल्फा, क्या होता है आर अपॉन अल्फा। मतलब इसी को यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ई क्या होता है, आर अपॉन आर भी होता है, तो हम ई को ए से चेंज कर दिए यहाँ पे। तो क्या बन गया आपका यहाँ पे आर बी इक्वल टू क्या होगा, आर अपॉन अल्फा। तो यही यहाँ पे बोला जाता है कि द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा होगा द एमिसिव पावर टू, ठीक है, क्या द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू
द एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर फॉर ऑल रेडियंस। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया इसके लिए। तो इस स्टेटमेंट जब आप लिखोगे तो यहाँ पे आप इसको जरूर मेंशन कर देना भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आर क्या एमिसिव पावर है, आर भी क्या एमिसिव पावर ऑफ, इसका काला वाला ही बट वो है, ठीक है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखोगे, एट थर्मल इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एमिशन। क्या देगा, एट थर्मल इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एमिशन। आप ये बोल सकते हो एट थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या होगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ एमिशन, ठीक है। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा। देखो अगर ये 1 मार्क्स में दिया तो एक ही लिखो, अगर 2 मार्क्स में दिया तो 2 लिखो। और ये क्वेश्चन कब आया था, मार्च 2012 में आया था, जुलाई 2017 में आया था और 2019 में भी आया था। और ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसका ना प्रूफ भी आता है। तो प्रूफ आपको मैं डेरिवेशन वाले पार्ट में दिखा दूंगा। अभी हम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं खाली, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरे भाई और मेरे बहन, आप लोग को क्या करना है, ये फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला याद हो तो स्टेटमेंट को आराम से कर सकते हो। मेरे को ना स्टेटमेंट से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को यहाँ फॉर्मूला से इंटरेस्ट होता है। आप यहाँ से आराम से क्या कर सकते हो, इसका स्टेटमेंट बना सकते हो। आप बोल सकते हो कि किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो आप बोलोगे स्टेट दैट द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू, ये क्या होगा आपका, एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एट गिवन टेम्परेचर एंड ऑल द वॉल्यूम फॉर ऑल द वॉल्यूम। यार नहीं बोला तो भी चलता है, एटलीस्ट यहाँ तक तो लिख दो यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। तो अगर इसका देखोगे तो सिंपल वे में हम क्या बोल सकते हैं, देखो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रेडिएंट पावर या फिर क्या बोलते हैं एमिसिव पावर, आर से लिखते हैं। और आर इज इक्वल टू क्या होता है, देखो सिग्मा टी रेज टू 4 होता है, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। इसको ऐसे बोल सकते हो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 4। बस इसी को आपको स्टेट करना है, आर इज इक्वल टू जो आर इक्वल टू सिग्मा टी, सिग्मा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा ये। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 4। इसको सेंटेंस में लिखना है, क्या बोलेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन स्टेट दैट, इन्होंने क्या स्टेट किया, रेडिएंट पावर और एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ ऑर्डर ऑफ, क्या लिखेंगे, फोर्थ ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि आपको हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में रखना है, डिग्री सेल्सियस में रखना नहीं है, किसमें रखना है, केल्विन में रखना है। तो ये चीज का आपको खास करके ध्यान देना, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट, अब इसमें बहुत घुमा घुमा के लिखा होगा। देखो रेडिएंट पावर को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में बोलते हैं। तो एक ही बात को कई बार लिखा हुआ है यहाँ पे, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, जिसे आपको रेट रेट यहाँ मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पे एरिया लिखा है। फिर बोला है रेडिएंट पावर, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला होगा, तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, रेडिएंट पावर या एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर या फोर्थ ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो इतना घुमा के लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखना है आपको, रेडिएंट पावर या फिर एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ ऑर्डर ऑफ या फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा टी रेज़ टू 4। जहाँ पे सिग्मा क्या होता है दोस्तों, तो सिग्मा आपका होता है कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है। और जिसका वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10⁻⁸, ये इसका वैल्यू होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे लगा देना जो आपको लगाना है, जैसे कि यहाँ पे लगा देना जूल, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका पर सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4, ये क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा आपका, यूनिट। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिखा मुझे, सपोज मान लो मेरे पास यहाँ पे 3 सिस्टम है। तो ये मेरे पास क्या है, सिस्टम ए है, और ये क्या है, सिस्टम बी है, ठीक है। और ये क्या है, सिस्टम सी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको प्लस कर दिया, ये बुक डायरेक्ट में बुक टेक्स्ट बुक में दिया है। ये अगेन सिस्टम ये बनाया,
सिस्टम बी बनाया एंड सिस्टम सी बनाया, ठीक है। और इससे हमें क्या मिलेगा, अगेन यहाँ पे रिजल्ट बनेगा आपका ए बी एंड सी। ये तीनों डायग्राम एक साथ बना सकते हो आप, ठीक है, या अलग अलग ऐसे कर लेना। देखो ऐसे करो ज्यादा अच्छा लगता है। देखो अगर मैं कहूँ कि अगर मान लो ए और बी ये दोनों आपस में कैसे थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब इसका टेम्परेचर भी कितना होगा, 5 होगा, इसका भी कितना होगा 5 डिग्री, ये भी कितना 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैंने क्या कहा, सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी, दोनों सेम है। एंड अब देखो, अब ये ए जो है, अब सी जो है, सी भी क्या ए के साथ क्या थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, मतलब इसका भी टेम्परेचर कितना होगा 5 डिग्री सेल्सियस, तो सी का भी कितना होगा 5 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं, क्या बी और सी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे, इसका भी 5 है, इसका भी सी का भी 5 है, तो इन दोनों का भी क्या होगा 5 और 5। हम क्या कर कह सकते हैं, इफ टू सिस्टम ए, आप ऐसे बोलते हैं ए और बी बोल सकते हैं, अभी क्या बोलोगे, इफ टू सिस्टम बी एंड सी, इफ टू सिस्टम बी एंड सी आर इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम ए, ठीक है, देन they are also in a thermal equilibrium with A and B. Then system B and C both are in thermal equilibrium with each other. ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे। देखो इसका स्टेटमेंट यहाँ पे कहता है क्या, देखो यहाँ पे A and B are in thermal equilibrium with third system, यहाँ पे क्या होगा आपका C होगा, and then A and B, देखो A and B are in thermal equilibrium with third system, थर्ड सिस्टम कौन सा यहाँ पे होगा आपका C होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देन क्या होगा, ए और बी भी क्या होंगे, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो ए और बी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे। और स्टेटमेंट कब आया था, जुलाई 22 के पेपर में आया था, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जाओगे तो इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, यहाँ पे जाओगे। अब मैं यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिस्टम बी एंड सी आर ईच इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम ए, देन सिस्टम बी एंड सी आर इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ऐसे नहीं लिख सकते हो तो डायरेक्ट बोलो ऐसे, if two systems are each in thermal equilibrium with each other, ठीक है, ऐसे सॉरी, if two systems are each in thermal equilibrium with third system, ठीक है, then they are also in a thermal equilibrium with each other, ये भी स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। और यहाँ से क्वेश्चन आपको खास कर पूछता है, यहाँ पे डायग्राम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछता है व्हाट इज थर्मोमेट्री, क्योंकि इसी रिलेटेड होता है थर्मोमेट्री, थर्मोमेट्री, ये कई बार पेपर में आ चुका, व्हाट इज थर्मोमेट्री, ठीक है। ये जुलाई 23 में आया था, एक मात्र थर्मोमीटर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ, क्या बोलेंगे, साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, क्या बोलेंगे, साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ को अगर आपको करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई कि केमिस्ट्री वाला मत लिख के जाना, फिजिक्स में आपको लिखना है, फिजिक्स वाला लिखना है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है, या तो ऐसे लिखो, Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस क्या होता है वर्क डन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, Q माइनस वर्क डन। तो ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हो, देखो अब यहाँ बोल सकते हो, ठीक है, व्हेन Q अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू सिस्टम, ठीक है, देन, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, आप बोल सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो Q अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ, ठीक है, change in internal energy is increase in form of delta U and remaining energy lost in form of work done, या फिर ऐसे लिखोगे change in internal energy is equal to the difference between amount of heat added to system and work done by the system, क्या बोल देंगे, work done by the system। ये चीज आपका यहाँ पे हो जाएगा, सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो, ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है यहाँ पे, ये आप बोल सकते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर सिस्टम वर्क करेगा, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, बाय द सिस्टम होगा, तो इसे आप क्या लोगे, यहाँ पे पॉजिटिव लोगे। अगर यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो इसे आप क्या लोगे, यहाँ पे निगेटिव, ठीक है। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है
तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे। अगर हीट आपका रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है तो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अगर हीट रिलीज हो रहा है तो निगेटिव, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन में याद रखना है और न्यूमेरिकल, ठीक है। अब देख लो स्टेटमेंट भी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पेपर में कई बार आ चुका है। अगर आप मार्च 22 का पेपर देखो, 23 का पेपर देखो, तो क्वेश्चन आपको मिलेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है आपका, एनर्जी पे, किस पे बेस्ड होता है, एनर्जी पे। और सेकेंड लॉ किस पे बेस्ड होता है, सेकेंड लॉ आपका आया था कहाँ पे, जुलाई 23 में आया था। तो उसका आंसर क्या था आपका, हीट, क्या होगा आपका, हीट, ठीक है। यहाँ बोल सकते हो सिंपल चीजें, देखो किस पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस मीन्स दैट हीट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, but energy cannot be created or destroyed, ठीक है, by any physical and chemical changes। आप ये बोल सकते हो, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे ये वाला स्टेटमेंट ज्यादा अच्छा रहता है, आप ये वाला पेपर लिखें, या तो ये लिखना, तब बोल सकते हो, when Q amount of heat added to system, then internal energy increase in a form of delta U and remaining energy loss in a form of work। क्लियर है आपको, क्लियर है तो प्लीज कमेंट में आप अच्छा था बोलो, यस क्लियर है, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ तो अपने बुक में तो खाली स्टेटमेंट दिया है, तो मैंने जस्ट इसको केमिस्ट्री पर्पज से भी यहाँ पे रख दिया, ताकि आप ये चीज वीडियो देख रहे हो तो केमिस्ट्री में भी आपको बेनिफिट मिले। आपने पढ़ा होगा कि आपका एंट्रोपी जो होता है सिस्टम का, क्या होता है, कंटिन्यूसली क्या होता है, इंक्रीज होता है। आप ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे, द टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या है, इंक्रीज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये क्या होगा आपका स्टेटमेंट होगा। तो एंट्रोपी क्या होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग का कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कब, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें हम कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं करते हैं। जैसे मान लो हमें, ये हमारा मान लो बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पे आपका पानी का टंकी है, यहाँ पे ये, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे यहाँ से पानी को ऊपर लेके जाना है, तो क्या अपने आप जाएगा, क्या है, तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मोटर यूज करते हैं, जब मोटर यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन यही वाटर जब घर में यूज करते हैं हम लोग, तो हमें कोई मोटर लगता है क्या, तो नहीं लगता है। तो कोई यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, इसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, इसके लिए ये प्रोसेस क्या होगा आपका, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ, ठीक है। क्लॉसियस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ, आप बोलते ना सेकेंड फॉर्म ऑफ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं हीट रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है क्लॉसियस स्टेटमेंट को। तो इनका कहना था ये कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम colder body to warmer body without any work having been done to accomplish this flow। इसका मतलब ये देखा होगा आपने एसी, तो एसी में यही काम करता है, यही प्रिंसिपल काम करता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हीट को कोल्ड रीजन से लेते हैं और वार्म रीजन में देते हैं, ठीक है। ये अपने आप होता है क्या, तो नहीं, हमारे पास क्या होता है, कंप्रेसर लगे होते हैं। आपका जो फ्रीज होता है रेफ्रिजरेटर, उसमें भी क्या होता है, कंप्रेसर लगा होता है, और उसके थ्रू क्या होता है, हीट जो होता है कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में जाता है, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हम यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क करते हैं ना, ये अपने आप पॉसिबल नहीं है। कभी भी हीट आपका हॉट कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में जाइए तो अपने आप पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कोई ना कोई आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, जैसे हम रेफ्रिजरेटर और फ्रिज में क्या यूज, इसमें एसी में क्या यूज करते हैं, कंप्रेसर यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या होता है, तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो होता है इसको हम बोलते हैं हीट इंजन स्टेटमेंट या फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो अगर देखा मान लो मेरे पास ये हॉट रिजर्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे वर्क हो रहा है, इंजन है ये, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोल्ड रिजर्वायर है। अब यहाँ से QH अमाउंट जो एनर्जी आता है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट होता है, इसमें से क्या होता है, हम कुछ एनर्जी वर्क में कन्वर्ट कर पाते हैं, लेकिन कुछ एनर्जी क्या होता है, QC के फॉर्म में लॉस होता है। तो यहाँ पे यही बोला जाता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट QH फ्रॉम हॉट रिजर्वायर एंड यूज इट ऑल टू द वर्क W, ठीक है। सम amount of heat QC must be exhausted to cold reservoir or surrounding, and this prohibit the possibilities of perfect heat engine।
अगर परफेक्ट हीट इंजन नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ क्या होता है, आपका एनर्जी लॉस होता है। जैसे मान लो मोटरसाइकिल है, देखा होगा आपने, आपका मोटरसाइकिल रन करता है लेकिन साइलेंसर धुआं भी तो निकलता है, एनर्जी वेस्ट तो होता है ना। तो इसी तरीके से कभी भी आपका हीट इंजन जो होता है 100% एफिशिएंट के साथ में नहीं आता है। ठीक है, ये चीज आपको देखना है। कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, क्यूसी के फॉर्म में लॉस होगा। तो यहाँ पे बताया गया आपको कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट पूरा का पूरा हमेशा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। कुछ अमाउंट ऑफ क्यूसी क्या होगा, आपका लॉस होगा। ठीक है, एग्जॉस्ट हो कहाँ पे, कोल्ड रिजर्वायर में। कहाँ पे होगा ये, कोल्ड रिजर्वायर में। ठीक है, क्लियर सबको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल। अब ये हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या होता है, तो हाइगेन्स प्रिंसिपल जो होता है, आपको सिंपल बता रहा हूँ हाइगेन्स थ्योरी क्या कहता है कि जैसे मान लो सबसे पहले न्यूटन आए थे, उन्होंने कहा कि भाई लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज हैविंग पार्टिकल नेचर, और बताया कि जो स्पीड ऑफ पार्टी लाइट से क्या होता है, डेंसर में ज्यादा होता है, रेयर में कम होता है। देन हाइगेन्स आए और बताया कि भाई नहीं, लाइट क्या होता है, वेव फॉर्म में होता है, और इसका जो स्पीड होता है रेयर में ज्यादा होता है, डेंसर में कम होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हाइगेन्स प्रिंसिपल बना, तो उनका कहना था कि अगर मान लो मेरे पास कोई सोर्स है, ये पॉइंट ये सोर्स है, और इस सोर्स से क्या निकलेगा, आपका वेव फ्रंट बनेंगे। तो ये मेरा क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट है। ठीक है, क्या मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट है, और इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी लोकस होंगे, पॉइंट्स होंगे, ये कैसे एक्ट करेंगे, एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अब ये क्या करेंगे, वेवलेट्स को प्रोड्यूस करेंगे इस तरीके से, वाईफाई जैसे ऐसे। ये वेवलेट्स क्या आ रहे, प्रोड्यूस हो रहे हैं आपको, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो एक नया वेव फ्रंट कब बनेगा, जब हम इस वेवलेट्स के ऊपर क्या करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, तो वी गेट अ न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट। इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, तो वही यहाँ पे क्या होगा, आपका स्टेटमेंट क्या होगा, आपका स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे क्या बोला, each point of wave front act as a secondary source of light emitting secondary wavelets। तो secondary light wave, इसको बोलते हैं secondary wavelets, ये called as wavelets in all direction, और जो क्या होता है, ट्रेवल करता है with speed of light in the medium, and the new wavefront can be obtained by taking envelope of these secondary wavelets traveling in a forward direction। क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन का जो लाइट होता है वो क्या होता है, आपका इनइफेक्टिव होता है। क्या होता है, आपका इनइफेक्टिव होता है। ये क्या होता है, आपका हाइगेन्स प्रिंसिपल होता है दोस्तों। और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दो दो मार्क का बनता है कि व्हाट इज हाइगेन्स प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। इस तरीके वेव फ्रंट आता है, जैसे कि ये आया था क्वेश्चन आपको 24 में, एंड प्लेन वेव फ्रंट आया था जुलाई 24 में। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो ये कॉमन पॉइंट है, प्रिंसिपल आपको याद रखना है, स्टेटमेंट आपको याद रखना है, सबसे सिंपल लैंग्वेज में लिख के दिया मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रीवेस्टर्स लॉ। देखो ब्रीवेस्टर्स लॉ क्या होता है, तो अगर इसके डायग्राम्स को आप देखोगे, दिखा आपको यहाँ पे डायग्राम पे, तो ये दिखा, ये आपका अनपोलराइज लाइट है। ये कैसा है, अनपोलर। देखो ऐसे का मतलब क्या है, लाइट जो इस तरीके से, डॉट का मतलब क्या है, देखो एक ऐसा है और डॉट का मतलब कोई ऐसा है। तो इसको हम सामने देखेंगे तो यहाँ पे डॉट दिखेगा ना, लेकिन दोनों कैसे तो क्रॉस करके हैं, तो ये कैसा होगा, अनपोलराइज लाइट होगा। और यहाँ पे जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आता है, तो वहां से क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्रैक्ट होता है। जो रिफ्लेक्ट होता है क्या होता है, पार्शियली पोलराइज होता है। जो रिफ्लेक्ट होता है वो क्या होता है, आपका पोलराइज, कंप्लीटली क्या होता है, पोलराइज। जिस एंगल पे आपका कंप्लीटली पोलराइज लाइट मिलता है एट रिफ्लेक्शन साइड, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीवेस्टर एंगल। ये क्या होगा, आपका थीटा भी होगा, ये भी क्या होगा, आपका थीटा भी, क्योंकि हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, आपका इसको हम थीटा बोल देंगे। क्या बोल देंगे, थीटा। तो इसको पूरे को जब सॉल्व करोगे, देखो ये लाइन मतलब रिफ्रेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है कितना बनता है, 90 बनता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, tan थीटा बी इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा आपका म्यू, मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो टेंजेंट ऑफ पोलराइज, थीटा भी मतलब क्या होगा, पोलराइजिंग एंगल। द टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज इक्वल टू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, tan थीटा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब भी आप स्टेटमेंट लिखोगे तो इसको लिखोगे।
अब इसको निकालेंगे ऐसे, जैसे मैंने कहा अब यहाँ पे आपको क्या कहा मैंने आपको, यहाँ पे देखो तो अगर बोलूंगा मेरे को ये लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन सीधा लाइन एंड एस, यहाँ पे टोटल में कितना बनेगा 180 बनेगा, मतलब क्या होगा थीटा बी प्लस ये थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू कितना होगा आपका 180 होगा। तो यहाँ पे थीटा कितना मिलेगा तो 90 कितना हो जाएगा तो 90 बचेगा, और यहाँ पे माइनस क्या होगा थीटा भी हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज कर देंगे, तो स्नेल्स लॉ क्या होता है इस मीडियम के लिए कितना हो जाएगा आपका साइन आई अपॉन कितना होगा यहाँ पे साइन आर, तो साइन आई कितना है थीटा बी और साइन आर कितना है थीटा है, इक्वल टू क्या होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या करोगे चेंज कर दोगे, तो न्यू इज इक्वल टू कितना होगा साइन थीटा बी इज इक्वल टू क्या होगा थीटा कितना दिया 90 माइनस थीटा बी, तो कितना होगा साइन 90 माइनस क्या होगा थीटा बी हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा बी क्या होता है, तो साइन थीटा बी अपॉन क्या होगा ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा बी, तो साइन थीटा बी कॉस से भी क्या होगा tan थीटा बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको ये मिल जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्या करना है ठीक है, याद रखना है कि हमारे पास क्या होगा अनपोलराइज्ड लाइट होगा जो इंसिडेंट होगा, ठीक है कहाँ पे रिफ्लेक्टिंग प्लेन दैट सेपरेट टू मीडियम, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका at a specific angle we get completely polarized light at reflection side, ठीक है तो हम क्या बोलते हैं थीटा भी या ब्रीवेस्टर एंगल बोलते हैं। ये पूरा इस तरीके से क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला बन जाएगा, तो याद रखना है स्टेटमेंट क्या होगा टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज इक्वल टू क्या होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। आई होप इतना क्लियर है, तो मैंने पूरा डेरिवेशन साथ बता दिया भाई, आपको क्या करना है इसी को फॉलो करना है। और इसके नोट्स पीडीएफ नोट्स मैंने ऑलरेडी मेरे गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया है, और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे और मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल का व्हाट्सएप चैनल लिंक मैंने डाल दिया, आपको जाना है क्लिक करना है इसके नोट्स को डाउनलोड करना है, आप प्रॉपर तरीके से जो मैंने यहाँ पे बताया पूरा आपको एज इट इज वहाँ मिलेगा, तो क्या करना है आपको उसको यूज करना है, ठीक है आपको हर एक चीज मिल जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रिले क्रिएशन। तो रिले क्रिएशन में क्या होता है देखो, इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो ये डायग्राम को आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पे रिले क्रिएशन में आपको आता है एक्सप्लेन करने के लिए कि नॉट रिजॉल्व क्या होता है, जस्ट रिजॉल्व क्या होता है, वेल रिजॉल्व क्या होता है। अगर यहाँ पे देखोगे, अगर मैं यहाँ पे ले दूंगा ये जो बैंड दिख रहा है आपको यहाँ पे ये दो वेव है, अगर देखो मेरे पास यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, ये एक मेरे पास यहाँ पे वेव मिला एंड दूसरा मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ दूसरे कलर से, ठीक है ये दूसरा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ये दूसरा है इस तरीके से, तो ये क्या होगा इसका यहाँ पे सेंटर मैक्सिमा होगा, और यहाँ पे क्या होगा ये फर्स्ट मिनिमम, क्या होगा ये फर्स्ट मिनिमम, तो यहाँ पे क्या है इसके बीच का जो डिस्टेंस कितना होगा ये एस होगा, और ये कितना होगा आपका डेल्टा, ठीक है तो ये एस हो गया और ये क्या हो गया डेल्टा हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एस ज्यादा है क्योंकि ये कैसा है पूरा का पूरा वेल रिजॉल्व दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको वेल रिजॉल्व दिख रहा है ना ये, इसे हम क्या बोलेंगे वेल रिजॉल्व कब बोलेंगे, जब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मैक्सिमा, ठीक है इज ग्रेटर देन क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमम, इससे बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मैक्सिमा एंड फर्स्ट, इसको वेल को वेल रिजॉल्व बोलते हैं। अगर इसी को मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ देखो यहाँ पे ये ऐसे, तो ये क्या होगा सेंटर मैक्सिमा होगा, दूसरे वाले को मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे चालू कर देता हूँ ऐसे ऐसे, ये सेकेंड वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोनों ये डिस्टेंस मतलब ये एस और डेल्टा क्या होता है बराबर होगा, जब ये दोनों बराबर होगा तो इसे क्या बोलेंगे जस्ट रिजॉल्व, क्या बोलेंगे जस्ट, आप बोल सकते हो, ठीक है इमेज इज जस्ट रिजॉल्व कैसे होगा व्हेन distance between center maxima and distance between center maxima and first maxima just equal, देखो ये दोनों ना ये दोनों डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होगा बराबर, एक बार मैं दिखाता हूँ डायग्राम दिखाना आपको, ठीक है ये दिख रहा है ब्लैक मार्कर में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है बराबर, देखा ये दोनों क्या है आपके बराबर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे जस्ट इक्वल। और यहाँ पे अगर देखोगे दोनों का जो सेंटर मैक्सिमा है, ठीक है ये और जो फर्स्ट मिनिमम है, तो यहाँ पे डेल्टा क्या होता है ज्यादा होता है, एक्स क्या होता है छोटा है, तो यहाँ बोल सकते हो व्हेन
सेंटर मैक्सिमा इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा, इसे क्या बोलेंगे? नॉट रिजॉल्व। क्या बोलेंगे? अनरिजॉल्व। क्या बोलेंगे? अनरिजॉल्व। तो यही आपको यहाँ पे बताना होता है, ठीक है, रिले क्रिएशन में। ठीक है, यहाँ पे लिख के भी दिया है, just resolve when the center maxima of diffraction pattern on one falls over the first minima of diffraction pattern of the other। ठीक है, तो ये चीज क्या होगा आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा आपको जस्ट रिजॉल्व, ठीक है, वेल रिजॉल्व एंड अनरिजॉल्व आप ऐसे बताओगे। अगर जितना लिख देता हूँ मैं, अगर आपका अनरिजॉल्व है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? एच क्या होगा? लेस देन थीटा। एच क्या? सेंटर मैक्सिमा है, ठीक है, ये क्या आपका? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमम। सेकेंड क्या होगा आपका? जस्ट रिजॉल्व, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? एस क्या होगा आपका? इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा होगा। एंड वेल रिजॉल्व में क्या होगा आपका? एस क्या होगा? ग्रेटर देन क्या होगा? डेल्टा होगा। ये क्या होगा? वेल रिजॉल्व। ये कंडीशन आपको लिखने होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉस लॉ। देखो गॉस लॉ में क्या करना है कि अगर मान लो मेरे पास गॉसियन सरफेस है, इसमें जितने चार्ज होंगे उनका क्या करना है? वेक्टर सम करना है। बाहर के चार्ज को काउंट नहीं करते हैं। इसमें कहा जाता है कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? नेट चार्ज अपॉन क्या होता है? नेट चार्ज अपॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, नेट चार्ज अपॉन क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये क्या होता है? गॉस लॉ। इसका हम कहाँ पे यूज करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज करते हैं। एप्लीकेशन बहुत सारे दिए जो आपको पेपर में आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface is equal to क्या होगा? 1 upon epsilon naught time of net charge q enclosed by the surface। तो ये चीज क्या करना आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होगा? तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलोगे देखो यहाँ पे, तो ये जंक्शन लॉ को बोलते हैं, करंट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन लॉ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं यहाँ पे? करंट लॉ बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है, जंक्शन लॉ होता है और क्या होता है आपका? करंट लॉ होता है। तो यहाँ पे देख लेना आप। सपोज मालूम यहाँ पे बोलो मेरे पास जंक्शन है, तो जितने देखो यहाँ पे इसका डायग्राम दिखाता हूँ। देखो इस जंक्शन पे, ठीक है, ये करंट क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये दोनों क्या रहे? जा रहे हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इक्वल टू क्या होगा? जीरो। द समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू क्या होगा आपका? ठीक है, तो इनका नेट टोटल सम क्या होगा आपका? जीरो। क्या होगा आपका? जीरो। ठीक है, इतना क्लियर है आपको ये? तो यहाँ पे ध्यान रखना है। और एक चीज याद रखना है कि ये जो स्टेटमेंट होता है कौन से कंजर्वेशन को फॉलो करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो जो करंट जंक्शन के तरफ आएगा, जो करंट जंक्शन के तरफ आएगा उसे पॉजिटिव लोगे, जो करंट जंक्शन से दूर जाएगा अवे फ्रॉम द जंक्शन उसे क्या लेंगे? हम निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? निगेटिव। ठीक है, टूवर्ड्स आएगा तो पॉजिटिव लेंगे, अवे जाएगा तो निगेटिव लेंगे। तो ये चीज क्या करना है आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन कब आया? देखो यहाँ पे जुलाई 22 में आया है, 18 में आया है, 10 में आया है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज पर। किरचॉफ वोल्टेज और किरचॉफ सेकेंड लॉ के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? लूप लॉ। क्या बोलते हैं? लूप लॉ। तो हर एक लूप के लिए द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इसका इक्वल क्या करोगे? जीरो होगा। मतलब समीशन ऑफ वी प्लस क्या होगा? समीशन ऑफ ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा आपका? जीरो होगा। ठीक है, क्या होगा आपका? जीरो होगा। तो ये चीज क्या करना है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये किसपे बेस्ड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। तो बोल सकते हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ ईएमएफ, ठीक है, ऑफ क्लोज लूप इज क्या होगा? इक्वल टू जीरो। क्या होगा? इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोसेवर्ट लॉ, जो फेब 24 में आया था। कब आया था आपका? फेब 24 में आया था। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसे कैसे करोगे बायोसेवर्ट लॉ को? तो यहाँ पे क्या करोगे आप? देखो इसका स्टेटमेंट देखो, मैं बता, देखो यहाँ पे रखना है, पेपर में से लिखना आप लोग। ठीक है, जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लेंथ एलिमेंट। एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका? साइन थीटा। एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आर स्क्वायर। ठीक है,
और इसको जब टोटल सम करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आई dl sin थीटा अपॉन क्या होगा r स्क्वायर। जब भी यहाँ पे हटाएंगे अल्फा को, सॉरी जब भी यहाँ पे हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो dB इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, भाई ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आई dl sin थीटा अपॉन क्या होगा r स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपका फॉर्मूला, ये लिखने का एक मार्क्स पता आपको, ये लिखने का एक मार्क्स है, बाकी आपको मार्क्स मिलेगा स्टेटमेंट पे। तो इसको सिंपलीफाई कैसे करें, जो आप लिखा है, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB is proportional to क्या होगा, करंट I and length element dl and inversely proportional to क्या होगा, square of distance r। देखिए ये डायग्राम आप वहां बना देना, डायग्राम का आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। तो r क्या होगा, वायर से उस पॉइंट P का, पे ये क्रॉस वाला पॉइंट, इसका डिस्टेंस r है, और ये क्या होता है आपका लेंथ एलिमेंट। अगर यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, आई dl, क्या हो जाएगा आपका आई dl, और ये क्या होगा, एंगल थीटा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करना, आपको याद रखना है। इतना क्लियर है आपको, याद रहेगा फॉर्मूला आपका, dv इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन क्या होगा, r स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो भाई यहाँ पे ना आपको फॉर्मूला याद रखोगे, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप। ठीक है, आप यहाँ पे बोल सकते हो बी वेक्टर इनटू क्या होगा, डीएल वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई होगा। इसी को क्या करना है, आपको लिखना है सेंटेंस में, क्या करना है, इसी को सेंटेंस में आपको लिखना है। तो ये क्या होगा आपका, देखो तो बोल सकते हो इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्लोज पाथ इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, द प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड क्या होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू वायर। देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा है सिंपल से वे में, क्या आप लिखोगे, इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस, क्या होगा, पासिंग थ्रू द सरफेस। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एम्पेरियन लूप होगा, क्या होगा आपका, एम्पेरियन लूप। तो जितनी भी करंट एम्पेरियन लूप के अंदर होंगे उन्हीं को क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे, अदरवाइज जो बाहर होगा वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा, मतलब उसको हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, जो करंट बाहर की तरफ होता है, आउट ऑफ द प्लेन, वो पॉजिटिव होगा, जो करंट अंदर की तरफ होगा वो क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो फैराडे का दो लॉ होता है। तो फर्स्ट हम बता देते हैं आप लोगों को कि अगर किसी भी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमआई, क्या बोलते हैं, ईएमआई। तो फर्स्ट लॉ कहना यही था, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द वायर, ठीक है, एंड इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूसेस इन द वायर, कंडक्टर या वायर बोल सकते हो आप। सिंपल क्या लिखोगे यहाँ पे, आप ये लिख देना यहाँ पे, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन क्लोज्ड सर्किट या कॉइल एंड इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूसेस इन द सर्किट, एंड दिस लॉ, इसे क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव लॉ। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, एंड सेकेंड लॉ क्या होगा, किरचॉफ सेकेंड, सॉरी ये फैराडे सेकेंड लॉ क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ होता है ए, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, क्या होगा आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। एंड जब भी इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, कांस्टेंट के आएगा, कितना होगा, डी फाई अपन क्या होगा, डी टी। यहाँ पे कांस्टेंट के को क्या लिखते हैं, 1 से लिखते हैं, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई अपन क्या होगा, डी टी। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर न्यूमेरिकल्स। इस स्टेट में भी लिखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये कब आया था, अक्टूबर 21 में आया था, कब आया था, अक्टूबर 21 में रीटेस्ट होता है उसमें आया था। ठीक है, सेकेंड लॉ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली भी आया फैराडेज लॉ। इसके पहले मैंने बताया था मैंने आपको कि 22 जुलाई 22 या 23 में आया था। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस ईएमआई चैप्टर का, चैप्टर नंबर 12 है ये। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, देखो यहाँ पे, the magnitude of induced EMF produced in a circuit is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with the circuit। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव लॉ, क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव लॉ। ये क्योंकि यहाँ हम नंबर्स निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर इसको लेंज लॉ के अकॉर्डिंग लिखोगे कैसे लिखोगे, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग लिखना है क्या लिखोगे, माइनस डी फाई अपन क्या होगा, डी टी।
कितना क्लियर है? देखो बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हैं इसको हम लोग, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैं पूरा अपना पीपीटी में ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि आपको ये पढ़ने के लिए नोट्स पेज नहीं पलटना पड़े, ताकि आपको सब एक साथ मिल जाए। ये मेरा टारगेट आपको भी आपका काम में कम करके दूं, जिससे क्या होगा आपका स्कोर अच्छा होगा, और मुझे भी क्या होगा अच्छा लगेगा कि मेरी वजह से आपका स्कोर और अच्छा हो रहा है। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, जरूर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ, जिसका नाम है लेंज लॉ। देखो लेंज लॉ का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो अगर इसको समझने बेसिक तरीके से, जो जिस चीज से प्रोड्यूस होता है, जैसे मान लो यहाँ पे इंड्यूस ईएम प्रोड्यूस हुआ है, तो इंड्यूस ईएम प्रोड्यूस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ था। अब ये करंट क्या करता है, उसी फ्लक्स का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये लड़का है, इस लड़के को दुनिया में आने के लिए रीजन क्या होगा, इसके पेरेंट्स होंगे। अब बड़ा होने के बाद ये क्या कर रहा है, पेरेंट्स अगेंस्ट खड़ा हो गया। अब ये क्या कर, जिस कारक से प्रोड्यूस है उसी का अपोज कर रहा है। इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, लेंज लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंज लॉ बोलते हैं। देखो यहाँ पे, the direction of induced current in a circuit is such that magnetic field produced by induced current opposes the change of magnetic flux that induces the current। जो करंट को इंड्यूस कर रहा है भाई उसी को अपोज कर रहा है। आप ऐसे बोल सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट is such that it opposes the cause producing it। it opposes the cause producing it। इसे हम क्या बोलते हैं, लेंज लॉ। और लेंज लॉ किस पे डिपेंड करता है, तो लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस पे बेस्ड होता है, आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये चीज क्या करें दोस्तों, अपने आप को आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अभी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या दिया ना, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो इनका कहना था कि जो लाइट होता है ना, इसके पास दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ठीक है, तो दुनिया का आप ऐसे बोल सकते हो, एवरी मैटर इन द यूनिवर्स बिहेव एज अ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये क्या होगा, इसका स्टेटमेंट होता है। ठीक है, मूविंग मटेरियल पार्टिकल जिसे मैटर बोलते हैं, एक्ट एज अ वेव एंड सम टाइम वेव इज एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल व्हिच कंट्रोल द पार्टिकल इन एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, तो आपने इसमें और क्या देखा होगा, इसमें इसको प्रूफ करने आता है आपको। तो क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पे आइंस्टाइन इक्वेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ होता है, ये फॉर्मूला पर रखना है, एच अपॉन क्या होता है, यही प्रूफ करते हैं यहाँ पे। कई बार पेपर में अच्छी करेगा, मार्च 5 में आप इसको प्रूफ करने के लिए आता। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, एक बार आइंस्टाइन पे इक्वेशन लिखोगे इस तरीके से, एम सी स्क्वायर करके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे एम सी प्लस सी एम सी इंटू सी कर देंगे। तो एम सी क्या होगा, मास इंटू स्पीड क्या होगा, यहाँ पे एम सी क्या होगा, मोमेंटम, तो पीसी हो जाएगा। और ये क्या होगा, इक्वेशन 1। अगेन बात करेंगे हम लोग प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है। रख देंगे, ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर दो या इक्वेट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, पीसी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। पीसी कैंसिल हो गया, तो लैम्डा यहाँ चला गया और यहाँ पे क्या हो गया, एच अपॉन 3। बस इतना ही करना था आपको। सेंटेंस अब जो बोला मैंने आप लिख लेना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, द पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम। देखो मैं यहाँ पे जो दिया उसको नहीं बता रहा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको लिए पोस्टुलेट ऐसे दिया है, पूरा सेंटेंस में कॉपी किया हुआ है, तो आप इसको ध्यान में देना। मैं यहाँ पे देता हूँ, इन्होंने यहाँ पे क्या कहा, देखो फर्स्ट पोस्टर कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कीप रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन certain fixed permissible orbit where it does not gain or lose energy। एंड दिस ऑर्बिट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो इस ऑर्बिट को बोलते हैं यहाँ पे, दिस ऑर्बिट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट।
ये पहला था। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना, देखो इलेक्ट्रॉन खाली उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट, क्या लिखोगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर momentum is integral multiple of h/2π. Electron can revolve in those orbit. Electron can revolve in those orbit for which angular momentum is integral multiple of h/2π. आप ऐसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट, रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. एंड थर्ड आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, थर्ड के बारे में कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एमिट करेगा, कब करेगा, जब वो क्या करेगा, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है उसका, तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो हम बोल सकते हैं एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब only when electron jumps from higher energy level to lower energy level, higher energy level to lower energy level। ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा, हायर एनर्जी, ये हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, थर्ड पॉस्टुलेट। यहाँ पे चेंज निकाल सकते हो, चेंज कैसे निकालोगे, E2 माइनस क्या होगा E1, अगर E2 आपका हायर है, E1 आपका लोअर, क्या लिखोगे, E2 माइनस E1, ठीक है, तो क्या होगा आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे L इज इक्वल टू क्या होगा आपका, NH अपॉन क्या होगा 2π हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है। ये तीनों क्या होगा, बोहर के पॉस्टुलेट हो गए हैं, ठीक है, जो मैंने बोला आपको एज इट इज लिखना पेपर में, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एंड ये लास्ट नहीं है, देखो इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे इस वीडियो के लिए लास्ट टॉपिक है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको यहाँ पे 2023 में, 19 में और 26 में आया हुआ है, सॉरी 16 में आया, सॉरी 16 में आया हुआ है। तो यहाँ पे इस पर क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डीके पर, ठीक है, देखना पे रेट ऑफ डीके क्या होगा, dn अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अभी डी हो तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, देखो द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डीके पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनचेंज्ड न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। तो ये क्या होगा आपका यहाँ पे, जब भी आपको स्टेटमेंट आएगा तब आपको ये लिखना है, ठीक है। dn अपॉन dt को क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। थैंक यू फॉर watching my video and please like and share and subscribe my video. Thank you for watching the video.